नमस्कार। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन गणित विषय से संबंधित क्वेश्चन जिनको आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। तो सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। सर्वप्रथम हमने देखा कक्षा 10 में पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और ये आपके वर्तमान में 4 नंबर का टॉपिक है। इसका अंक भार 4 है। क्वेश्चनों की बात करें तो सर्वप्रथम इसमें से एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। जैसा आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, इसका अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मैंने लिखा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और उनको इस तरह से उदाहरण द्वारा दिखाया जा सकता है कि यहाँ 1/2 है, 0/5 है, पाई है, 0.3003 है, यानी कि 1/2 परिमेय है, 0.5 भी परिमेय, 0/5 भी परिमेय है, पाई आपके अपरिमेय होता है, और ये दी गई संख्या भी आपके अपरिमेय है। तो वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय और अपरिमेय। इसी प्रकार 3 टॉपिक हैं आपके अध्याय 1 में। एक तो वास्तविक संख्याओं का है, दूसरा आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसे और मेसे ज्ञात करना है, और तीसरा है विरोधाभास विधि से अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि HCF में से व LCM लेसे में निम्न संबंध होता है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो और उसका लेसे में से ज्ञात कर लेते हो, उसके बाद इसमें संबंध की सत्यता की जांच के लिए आपसे कहा जाता है, उसके लिए आप पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM का उपयोग कर सकते हैं। जब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से में से HCF व लेसे LCM ज्ञात करके सत्यता की जांच करो। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। तो हम क्वेश्चन तो करने लग गए कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है, पर अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बताया गया है, मैंने लिखकर यहां पर कि अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है। तो पहले आप समझें, अभाज्य का मतलब होता है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना, वही आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और इसी को अध्याय 1 में कहा गया है, इसी को अध्याय 1 में कहा गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित में एक ही प्रमेय है इस प्रश्नावली में, उसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय गया है। तो चलते हम हमारे प्रश्न पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में 2 पूर्णांक दिए गए हैं। प्रथम पूर्णांक है 6 और दूसरा पूर्णांक है 20। आपको 6 और 20 का लेना है HCF और LCM। तो प्रथम पूर्णांक को हम a कह सकते हैं, a है 6, a बराबर है 6, व दूसरे पूर्णांक को हम कह सकते हैं b
और b है हमारे पास 20। हमें सर्वप्रथम लेना है 6 और 20 का HCF यानी कि में से 6,20 का। इसके लिए सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करके देखते हैं। साधारण विधि जो गुणनखंड विधि है अभाज्य, उससे 2 का भाग जाता है 6 में 3 बार और 3 का भाग जाता है 3 में 1 बार। तो 6 हमें मिलता है, जो 6 के गुणनखंड है वो है 2 × 3। इसी प्रकार हम 20 के गुणनखंड करके देखते हैं। 2 का भाग 20 में देते हैं 10 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 का 1 बार। 20 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 2 × 2 × 5। हमने 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। जब में से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड है उसमें इक्वल यानी कि मैच क्या है, मैच क्या हो रहा है एक बार देखते हैं। तो हमने देखा कि दोनों में हमारे पास 2 मैच हो रहा है। बाकी जो देखा उसमें कोई और अंक मैच नहीं हो रहा है। तो HCF यानी कि में से जो मिला वो है हमारे 2। क्यों? क्योंकि में से वही होता है जो मैच हो जाए, और जो मैच नहीं होगा उसे हम जैसा का जैसा छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। हमने इसका में से ले लिया, अब इसका ले से लेते हैं। ले से यानी कि LCM। अब LCM लेने की भी 2 ट्रिक्स है। आप चाहो तो इनके गुणनखंड कर लो वापस एक साथ लिखकर, और आप यदि डायरेक्ट करना चाहते हैं ट्रिक्स द्वारा, तो ट्रिक्स के लिए आप देखें कि आपके HCF क्या आया। जो HCF आया है सर्वप्रथम आप उसको ले लें, मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगाए। अब वापस ऊपर वाले क्वेश्चन में जाएं और चेक करें कि यहां पर कौन कौन सा अंक मैच नहीं हुआ है। तो हमने देखा कि 2 मैच हो रहा था, हमने 2 ले लिया। फिर हमने देखा कि 3 मैच नहीं हो रहा है, 2 मैच नहीं हो रहा है और 5 भी मैच नहीं हो रहा है। तो जो मैच नहीं हो रहे उन सबको भी वापस ले लेते हैं। इसको लिखने के बाद हमें महसूस होता है, पता लगता है कि HCF में तो वो लेते हैं जो मैच होता है, और LCM में वो लेते हैं जो मैच भी हो रहा है और जो मैच भी नहीं हो रहा है। यानी कि जो मिलता है वो भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है वो भी लेते हैं, और उन सबको एक साथ गुणा कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो आंसर मिल जाएगा। यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60। ये लेसे होता है हमारे पास LCM 60। लेसे और में से हमें मिल गया। हमारे पास में से आया 2, हमारे पास लेसे आया 60। अब क्वेश्चन अनुसार हम वापस क्वेश्चन पे देखते हैं। हमने क्वेश्चन में लिखा था कि लेसे और में से ज्ञात कीजिए, फिर उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच के लिए मैंने संबंध वाला सूत्र दिया है आपको, लेसे व में से की सत्यता की जांच। लेसे व में से की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच से संबंध है कि जो आपके आंसर आया वो करेक्ट है या नहीं है, उसका हम पता लगा रहे हैं। तो जांच के लिए हमारे पास सूत्र है A × B। ए को हमने कहा है प्रथम पूर्णांक A और B को कहा है द्वितीय पूर्णांक। A × B बराबर इक्वल होता है किसके? HCF × LCM के। हमारे पास A का मान है 6 और B का मान है 20, और HCF हमें मिला है 2 और LCM हमें मिला है 60। जब 6 को 20 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 120 मिलता है, और इधर 60 को भी हमने 2 से गुणा किया तो हमें 120 मिलता है। हमारे दोनों जो पक्ष हैं दायां और बायां इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। 120 = 120। तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। हम लिख देते हैं यहां पर सत्य है। ये आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसे और मेसे के साथ सत्यता की जांच का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। अध्याय 1 के परिचय में हम दूसरा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, विरोधाभास विधि से अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ये हमारे 2 नंबर का टॉपिक है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण इस प्रकार है, हमने क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है, और
जो विधि हम लगा रहे हैं वो है विरोधाभास विधि। तो पढ़ने के पहले हमें ये जो शब्द है विरोधाभास, इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। एक तो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, उससे नहीं, हमें इसका अर्थ कैसे समझना है। वो कह रहा है विरोधाभास, रूट 2 अपरिमेय, ये सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? रूट के अंदर जो भी संख्या है अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सब अपरिमेय है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, इनमें से कुछ संख्याएं परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी है। तो आपको कैसे चेक करना है? आप देखिए रूट 2 है यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट 3 है पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ, हमने देखा रूट 4, रूट 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। हम ये भी जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए इसको अपरिमेय की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो हमने क्या करा? हमने चेक करा है कि रूट 4 था, तो 4 का वर्गमूल 2 है, तो वो अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। बाकी रूट 5 अपरिमेय है, रूट 6 अपरिमेय है, रूट 7 अपरिमेय है, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय है। तो हमें केवल अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है और उसमें लगाना है विरोधाभास विधि। विरोधाभास का अर्थ होता है, आप कल्पना कीजिए, सोचिए, आप जो हमें जो जानकारी है कि रूट 2 अपरिमेय है, हम कहते हैं ये परिमेय है। रूट 2 अपरिमेय है, पर हमने कल्पना करी, सोचा कि ये तो क्या है? परिमेय है। इसी को कहते हैं विरोधाभास विधि। हम इसमें विरोधाभास उत्पन्न कराएंगे और फिर लास्ट में कह देंगे कि हाँ ये वास्तव में क्या है? अपरिमेय है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिखते हैं, माना, हमने कल्पना की, मानने का मतलब होता है हमने सोचा, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय संख्या कह दिया तो हम कक्षा 6, 7, 8 और 9 तक पढ़ते आए हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आप इसको भी P/Q के रूप में व्यक्त कर दो। कैसे करोगे? यहाँ लिखेंगे, इसलिए रूट 2 बराबर है P/Q। यहाँ P का अर्थ होता है अंश और Q का अर्थ है हर। ऊपर वाली संख्या जब एक भिन्न के रूप में होती है तो ऊपर वाली को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं। आप यहाँ संकेत का चिन्ह लगाकर लिखें कि यहाँ पर P और Q, यहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हो, संख्याएं भी लिख सकते हो। सह अभाज्य पूर्णांक है। अब एक शब्द है इसमें, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो भाज्य तो होती है पर जब उनके गुणनखंड होते हैं तो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, और इनका HCF हमेशा एक होता है। इसलिए सहअभाज्य कौन है? P और Q। इनका जो गुणनखंड होगा वो कभी मैच नहीं होगा। हमने रूट 2 के बराबर लिखा है P/Q। P/Q लिखा है क्योंकि हमने इसको कहा है परिमेय। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि ना तो इसमें पक्षांतरण हो रहा है, ना इसमें कोई प्लस है, ना कोई माइनस है। तो आप क्या करें? इसमें /1 लगाकर इसको भी परिमेय के अनुसार ही लिखें और इसको कर दें आप केची गुणा, या जिसको कहते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करने के लिए रूट 2 से आप Q को करोगे तो मिलेगा आपको रूट 2Q, और जब 1 से P को करोगे तो मिलेगा आपको P। वज्र गुणा से हमें क्या मिला? रूट 2Q बराबर है P के। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी किसी संख्या में रूट लगा हो तो रूट हटाने के लिए आप जो दो पक्ष दिए गए हैं, दायां और बायां, आप LHS RHS बोल सकते हो। LHS और RHS के दोनों पक्षों में अगर किसी भी एक पक्ष में, दोनों में हो या किसी एक में हो, और रूट हो तो उसको हटाने के लिए आप क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। आप लाइन लिखें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो वर्ग का मतलब है इसके आप घात 2 लगाएं और इसके भी आप घात 2 लगाएं। जब 2 घात लगी तो यहाँ रूट 2Q 2 बार हो गया हमारे पास, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं। तो या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू Q इंटू Q। आप इसको भी लिख सकते हो P इंटू P।
इस तरह से फैला के लिख सकते हो, और यदि आपको आता है तो इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं वापस, देखें स्क्वायर है, रूट है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 2 का वर्ग है 4, और q का वर्ग है q स्क्वायर, p का वर्ग है p स्क्वायर। हम जानते हैं, अभी मैंने लिखा था कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकल सकता है। यहाँ पर 4 पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 4 का वर्गमूल होता है 2, और q स्क्वायर जैसा का जैसा और p स्क्वायर जैसा का जैसा। जब क्वेश्चन आगे बढ़ाना है तो हम देखेंगे कि q स्क्वायर के साथ में है 2, और 2 और q स्क्वायर के बीच में जो चिन्ह है वो है गुणा का चिन्ह। गुणा वाला अंक जब जाता है तो वो भाग में बदल जाता है। हमने क्या करा, यहां लिखा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और 2 इंटू में था तो इससे हटकर ये चल गया p स्क्वायर के बटा में। हमने देखा कि q स्क्वायर के साथ वाला 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसी को हम एक कोष्टक में संकेत का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। यहां p स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित का मतलब होता है भाग देना है। हम यहाँ p स्क्वायर में 2 का भाग दे रहे हैं। p एक चर है और चर में 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ p की जगह कोई अंक रखते हैं तो हो सकता है भाग चल जाए, पर अभी नहीं जा रहा है तो आप लिख दें p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो p को भी 2 विभाजित करेगा, p को भी 2 विभाजित करेगा। इसको हम कह देते हैं, ये है हमारे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। आगे चलते हैं, यहां हमारे पास 2 चर हैं। पहला चर है p और q। हमने क्या करा, p को तो 2 से विभाजित कर दिया, और ये 2 क्या है, 2 हमारे अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में दी गई है। 2 से हमने p स्क्वायर को विभाजित किया, तो सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हमें q को भी 2 से विभाजित करना है। इसलिए आगे लिखते हैं कि p बराबर p q r। पहला चर था मेरे पास p, दूसरा है q, तो हम तीसरा लेंगे r। p बराबर 2r, p q r। अगर आप abc लेते तो abc, xy लेते तो xyz। तीसरा चर हम लेंगे यहां पर r, क्योंकि p q के बाद लास्ट में r है तीसरा, तो p बराबर 2r को समीकरण हम 1 में स्थापित करते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमने देखा कि p का जो मान है वो है हमारे पास 2r, और समीकरण 1 है वो है हमारे पास q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर बटा 2। हम समीकरण 1 को लाते हैं, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2, परंतु मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि p का मान 2r है, केवल p का है, p स्क्वायर का नहीं। वरना आप यहाँ लिख दो कि p स्क्वायर की जगह 2r रख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें केवल p की जगह लिखना है, q स्क्वायर बराबर है p का मान है 2r, होल स्क्वायर था लगा देंगे, बटा में है 2। सोल्व करते हैं, q स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर 2r की घातांक 2 है, यानी कि 2r कहता है मुझे 2 बार गुणा करो। जब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 r स्क्वायर, और बटा में 2 है, जैसा है वैसा लिखेंगे। अब हमने देखा कि हमें जो आंसर मिलता है उसमें आ रहा है q स्क्वायर बराबर है 4r स्क्वायर बटा 2। यहाँ 2 का भाग 4 में भी जाता है, आप भाग दे दें। भाग देने के बाद हमें जो मिलता है, देखें क्या मिला, हमें मिलता है 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, तो q स्क्वायर हमें मिलता है कितना, q स्क्वायर बराबर मिलता है हमें 2r स्क्वायर। अब आप फिर देखें कि r स्क्वायर के साथ में 2 है, और 2 और r स्क्वायर के बीच में चिन्ह है गुणा का। जब गुणा का चिन्ह होता है तो मैंने पहले भी बताया है आपको, गुणा वाली संख्या हमेशा बदल के चल जाती है भाग में। तो जब गुणा वाली संख्या को मैंने हटाया तो यहाँ से ये आ जाएगी q स्क्वायर के भाग में, बराबर में आ जाएगा r स्क्वायर। अब हम इसको किस प्रकार पढ़ते हैं, हमने पढ़ा q स्क्वायर में भाग दे रहे हैं 2 का, तो हम कहेंगे गणितीय भाषा में इसको q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। इसी लाइन को हम बोलने के साथ साथ लिख भी देते हैं, यहाँ q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो q को भी
2 विभाजित करेगा, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण ने क्यों बनाई, इसका भी थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्वेश्चन में हमारे 2 चर थे, पहला था p, दूसरा था q, और सिद्ध करना था √2 को। तो हमने देखा कि समीकरण 1 में हमें मिला है कि p स्क्वायर को 2 ने विभाजित कर दिया और q स्क्वायर को भी 2 ने विभाजित कर दिया, पर हमने तो कहा है कि p और q सहभाज्य है। सहभाज्य तो वह होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, पर यहाँ तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए हमने जो सोचा था उसमें विरोधाभास हो गया। इसी को विरोधाभास विधि कहते हैं। हम लास्ट में लाके 2 लाइन लिख देते हैं और कहते हैं कि हमने जो सोचा उसमें तो विरोधाभास हो गया। तो उसको लिखते कैसे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से p और q को 2 क्या करता है, 2 विभाजित करता है। बात समझने की है कि 2 से विभाजित कराने का मतलब है ये दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं है, और नहीं है तो विरोधाभास हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से p और q को 2 क्या करता है, विभाजित करता है, जिससे हमने जो कथन सोचा था, जिससे हमने जो सोचा था उसमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √2 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने √2 को विरोधाभास विधि से सिद्ध किया है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।